हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी व्यूवर्स का हमारे चैनल सिद्धि आईएएस पीसीएस पे। बीपीएससी मेंस प्रिपरेशन सीरीज में जो अभी हम लोग आईआर के टॉपिक्स कर रहे हैं, उसी के तहत में हम लोगों ने पिछले वीडियो में इंडिया श्रीलंका देखा था। इस वीडियो में हम लोग क्वाड देखेंगे, I2U2 देखेंगे और ऑकस देखेंगे। ये तीन इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। क्वाड का जो रिसेंट समिट हुआ था, क्वाड टोक्यो समिट 2022, उसके क्या इम्पोर्टेंट हाइलाइट्स रहे थे, उसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो ये सारा पार्ट काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है बीपीएससी 67th मेंस के लिए। तो हम लोग शुरू करते हैं कि क्वाड है क्या। फॉर्मली जो इसका नाम है वो है क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग। इसमें मेनली 4 कंट्री इन्वॉल्व हैं, जो कि आप सभी को पता होगा: इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए। और ये इनफॉर्मली स्टार्ट हुआ था 2004 में जो सुनामी आया था, उसमें रिलीफ और ह्यूमन असिस्टेंस डिजास्टर रिलीफ HADR एक्टिविटीज़ के लिए ये 4 कंट्री साथ में आई थी मिलके। तो ये ग्रुपिंग उसी समय से थोड़ा थोड़ा इनफॉर्मली चल रहा है, कोई फॉर्मल उस समय से अभी तक नहीं हुआ था कुछ भी। अभी इसका रिसेंट में 2022 में समिट हुआ है, वहाँ से ये थोड़ा सा दिख रहा है कि फॉर्मलाइजेशन की ओर बढ़ रहा है। अभी जो ब्रॉड एजेंडा दिख रहा है वो दिख रहा है सिक्योरिटी है, इकोनॉमी है और हेल्थ इश्यूज़। हेल्थ इश्यूज़ भी मेनली आपका कोविड का सिचुएशन है उसकी वजह से, अदरवाइज ये ग्लोबल कॉपरेशन वाला जो चीज़ है वो होगा उसके एवज में। और तो अभी जो इसका विजन के तौर पे हम लोग देखें कि क्या विजन है इसका, तो फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक और रूल बेस्ड मैरीटाइम ऑर्डर इन ईस्ट एंड साउथ चाइना सी। ये चारों कंट्रीज हैं, चारों अपने अपने स्पेसिफिक इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए इस ग्रुपिंग में हैं। जैसे इंडिया है, तो इंडिया चाह क्या रहा है कि जो आपका इंडो पैसिफिक रीजन हो वो रूल बेस्ड हो, उसमें कोई ऐसा एग्रेशन इस टाइप का कुछ भी ना हो। मेनली इसका ऑब्जेक्टिव चाइना को काउंटर करना है। तो इसमें चाइना को काउंटर करने का ऑब्जेक्टिव आप देखेंगे इंडिया का है, यूएसए का है और जापान का है, क्योंकि जापान भी उसका साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी, वहाँ पे प्रॉब्लम जापान के साथ में रहता है। इंडिया का तो बॉर्डर डिस्प्यूट इसके साथ में है, टेरिटोरियल वो वाला चीज़ उसके साथ में ही लगा हुआ है। यूएसए देख रहा है कि ग्लोबल ऑर्डर में चाइना चढ़ता जा रहा है, तो अपना डोमिनेंस बनाए रखने के लिए चाइना को काउंटर करना ज़रूरी है। और ऑस्ट्रेलिया जो है वो बस इस रीजन से आ गया है कि वो जो है यूएसए का एक तरीके से माना जाए कि अलाई कंट्री है, तो उस बेसिस पे वो साथ में चल रहा है। तो ये तो बात हो गई यहाँ तक की जो ब्रीफ है क्वाड के बारे में। अभी रिसेंट में जो टोक्यो क्वाड समिट हुआ था उसके बारे में जान लेते हैं कि इसमें क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए। या डायरेक्टली एज ए क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो अभी पैटर्न रहा। अभी पूछा गया था कि लास्ट का जो ब्रिक्स समिट है उसमें क्या चीज़ हुआ, तो इस तरीके से ये क्वाड समिट भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग को ध्यान में रखना चाहिए। तो एक इनिशिएटिव यहाँ पे स्टार्ट किया गया है, इंडियन इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप फॉर मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस। ये नया इनिशिएटिव आया है। मेनली क्या है इसका कि जो मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस है उसके बारे में लोगों, जितने भी कंट्रीज़ हैं शामिल, उसके बीच में कोऑर्डिनेशन हो, जानकारी का ट्रांसफ़र हो और नॉलेज शेयरिंग हो, इस बारे में ये चीज़ है। ये अलाउ करता है कि जो भी डार्क शिपिंग है उसकी ट्रैकिंग को ये अलाउ करता है। डार्क शिपिंग के बारे में यहाँ पे बात की गई है कि मतलब वैसे शिपिंग जिनको कि डिटेक्ट करना मुश्किल होता है, तो उसको कैसे ट्रैक करेंगे, तो उसमें ये इनिशिएटिव काम करेगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसमें क्या है कि क्वाड फेलोशिप, ये तो स्टूडेंट लेवल पे है कि जो भी कंट्रीज़ हैं इसमें शामिल, उसके करीब 100 बच्चे हर साल एक दूसरे की कंट्री में जाके वहाँ पे स्टेम फील्ड, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स, ये फील्ड है जिसमें कि एक दूसरे की कंट्री में वहाँ पे जाके वो डिग्री ले सकेंगे। फिर नेक्स्ट इसका इनिशिएटिव था क्वाड वैक्सीन पार्टनरशिप। तो कोविड-19 में जो वैक्सीन प्रोडक्शन को प्रमोट करने के लिए ये चारों कंट्रीज़ यहाँ पे क्वाड वैक्सीन पार्टनरशिप बना के लाई थी। ये चारों कंट्री अपना अपना स्पेसिफिक एक्सपर्टीज यहाँ पे देगी। जैसे जो आपका यूएसए है वो आपको इन्वेस्टमेंट इन जनरल देगा, इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी।
जापान इसमें इन्वेस्टमेंट के रूप में शामिल होगा। इंडिया यहाँ पे जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग में इसका जो एक्सपर्टीज़ है वो देगा, और जो ऑस्ट्रेलिया है वो डिस्ट्रीब्यूशन में उनका जो एक्सपर्टीज़ है वो उसको अवेल कराएंगे। तो इसके तहत में लोन की सुविधा करीब $100 मिलियन की जो व्यवस्था है वो जापान बैंक और इंडिया का एक्जिम बैंक है उसके थ्रू उपलब्ध कराया गया है। नेक्स्ट है आपका क्रिटिकल टेक्नोलॉजी। जैसे अभी नया जो 5G टेक्नोलॉजी है इसमें जो मेजर सप्लायर रहा है वो है हुवई कंपनी। अब हुवई जो है चाइनीज़ कंपनी है, इसको लेके काफ़ी सारी जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं इसके अगेंस्ट में बात कर रही थी कि इसमें जो है डाटा आपका सेफ़ नहीं है, डाटा जो ऑपरेटिंग कंट्री है जो चाइना है उसके पास पहुंच जा रहा है, तो ये आपके लिए आपके जो साइबर स्पेस है उसकी सुरक्षा के लिए बेहतर नहीं है। तो इसमें बोला गया कि 5G जो सप्लायर है उसको हम लोग डाइवर्सिफाई करेंगे, और जो इक्विपमेंट हैं, मॉडेम्स हैं, तो वो हम लोग डिफरेंट कंपनी से हम लोग और उसको ये करेंगे। इसमें इंडिया भी इसके साथ में आगे चल रहा है। इवन हुवई को तो बैन भी किया गया है काफ़ी सारी कंट्रीज़ में। फिर आपका जो नॉलेज शेयरिंग है, जो आपका इंफॉर्मेशन शेयरिंग है, उसके लिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को फॉलो किया जाना है। इसके लिए क्वाड इन्वेस्टर नेटवर्क एक अलग से बनाया गया है जिसमें कि इन्वेस्टर जो है एक दूसरे की कंट्री में अपना टेक्नोलॉजी और कैपिटल दोनों लेके वहाँ पे एक नेटवर्क के तौर पे उपलब्ध रहेंगे। वहाँ से जो सपोर्टिंग कंट्रीज़ हैं उनको वो चीज़ वहाँ से एक्सेस हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वाड के लिए साइबर सिक्योरिटी के लिए बनाया गया पार्टनरशिप। मेनली जो साइबर इंसिडेंट, जो साइबर अटैक्स होते हैं उसको टैकल करने के लिए इन्होंने एक साइबर सिक्योरिटी डे कैंपेन भी लॉन्च किया। स्पेस के लिए क्या है, जो स्पेस वाली जो चीज़ें हैं उसके फ्री, फुल एंड ओपन शेयरिंग ऑफ स्पेस बेस्ड सिविल अर्थ ऑब्जर्वेशन डाटा, इसके लिए कमिटमेंट यहाँ पे किया गया है। फिर और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी गाइडलाइन, इसके बेसिस पे भी इस पे भी कुछ वर्कशॉप हुआ है। तो ये टेक्नोलॉजी वाली चीज़ें हो गई। एक 5G हो गया, आप एक साइबर सिक्योरिटी हो गया, नेक्स्ट आपका स्पेस हो गया, एक आपका वैक्सीन वाला था, एक आपका मैरी टाइम डोमेन अवेयरनेस वाला चीज़ था। नेक्स्ट आपका क्लाइमेट चेंज को लेके क्यू चैम्प, ये है क्वाड क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन एंड मिटिगेशन पैकेज। ये इनका मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो है एक शेयर्ड ग्रीन कॉरिडोर बनाने का, जिसमें कि जो शिपिंग होगी, शिपिंग में जितना इमिशन होता है कार्बन इमिशन, उसको हम लोग कम करने पे ध्यान देंगे, और इसको टर्म दिया गया है ग्रीन शिपिंग। और जो सबसे लास्ट है वो ये है कि पार्टनरशिप ऑन ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ HADR। तो जिस बेसिस पे क्वाड बना था उसी पे बोला गया है कि हम लोग आगे और इसमें काम करते रहेंगे। कोई भी इस तरीके का इंसिडेंट अगर होता है तो उसमें हम लोग का रिलीफ जैसे हम लोग प्रोवाइड करा रहे थे कॉपरेशन के बेसिस पे, वैसे ही आगे भी हम लोग कॉपरेशन प्रोवाइड करते रहेंगे। ये तो बात ये हो गई। अब मेन जो है कोर डायलॉग इस समिट का क्या रहा कि स्ट्रांगली उन्होंने अपोज किया है कि जो चाइना किसी भी तरीके से कोअर्सिव तरीके से, प्रोवोकेटिव तरीके से और यूनिलैटरल एक्शन लेता है चाइना, उसका स्ट्रांगली अपोज किया गया। तो इसमें अपोज करने वाली बात इंडिया अपोज करेगा ही, जापान भी अपोज करेगा, USA अभी बताया मैंने कि उनका डोमिनेंस चला जा रहा है तो वो करेगा। तो ये वाला यहाँ पे चीज़ है। इसमें और चीज़ बोला गया कि हम लोग अपना मिलिट्री कोऑर्डिनेशन ये कंटिन्यू रखेंगे। इंडिया के साथ में बहुत सारा US का कोऑर्डिनेशन चल रहा है, तो उसके तहत में काफ़ी सारे एग्रीमेंट और वो सारी चीज़ें हुई हैं। और अगला जो आपका ग्रीन शिपिंग नेटवर्क, उसको जो कार्बन कंजम्पशन है उसमें उसको कम करने के लिए ग्रीन शिपिंग नेटवर्क बनाया गया है। इंडो पैसिफिक रीजन स्पेसिफिक के लिए ये चीज़ इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया। तो मेनली कोर ये चीज़ें हैं। अब यहाँ पे चैलेंज देख लें कि इस ग्रुपिंग से अपने को फ़ायदा क्या क्या है, वो तो हम लोगों ने देख लिया कि हम लोग चाइना को काउंटर करने के लिए, मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए, फिर आपका जो आपका मैरीटाइम अपॉर्चुनिटी है, मैरीटाइम इकोनॉमी है, ब्लू इकोनॉमी है, उसको पूरे अच्छे तरीके से एक्सप्लॉइट करने के लिए, ट्रेड एंड कनेक्टिविटी इसको प्रमोट करने के लिए, तो ये सारी चीज़ें हमारे पॉजिटिव वाली बातें ये हो गई। अब इसको जब ज्वाइन करते हैं तो चैलेंज यहाँ पे क्या मिलेगा, तो यहाँ पे चैलेंज के तौर पे पहला तो सबसे बड़ा फैक्टर कि चाइना के अगेंस्ट में बिल्कुल क्लियर कट यहाँ पे दिख रहा है कि ये एंटी चाइना अलायंस के टाइप से दिख रहा है, तो ये फॉर्मली एक दिख रहा है। नेक्स्ट क्या है कि जो क्वाड कंट्रीज़ हैं उनका डिफरेंट एस्पिरेशन है।
जैसे इंडिया अपना चाह रहा है कि हमको क्वाड में रहते हुए इस साइड वाला जो मैरीटाइम वाला एरिया है उसमें ये चीज़ हो जाए, सेफ़ हो जाए। जापान चाह रहा है कि उसका साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी वो प्रोटेक्ट हो जाए। यूएसए अपना डोमिनेंस वाली कहानी है। तो सब अपने अपने फैक्टर के लिए चल रहा है। और इंडिया के लिए क्या प्रॉब्लम है कि जो क्वाड है और RIC, रसिया इंडिया चाइना, उसके अलावा रसिया इंडिया चाइना जो है ब्रिक्स में है, SCO में है, तो ये इसको कैसे बैलेंस करेगा, ये एक चैलेंजिंग चीज़ होगा इंडिया के लिए। नेक्स्ट चैलेंज एक और है कि किसी भी जो क्वाड का मेंबर है उसका डायरेक्ट बाउंड्री जो है इंडिया को छोड़ के बाकी किसी का नहीं लग रहा है। डायरेक्ट जो लैंड बाउंड्री है वो सिर्फ इंडिया के साथ है। तो ये एक अलग प्रॉब्लम वाली बात है कि हो सकता है कि अगर जब हम लोग प्रॉब्लम में फंसे तो बाकी सारी कंट्री हमारे साथ में ना आए क्वाड वाली, क्योंकि उनका डायरेक्ट बॉर्डर तो लग नहीं रहा है। तो जो प्रॉब्लम है हमारे लिए है। नेक्स्ट क्या है कि चाइना हो सकता है कि जम्मू एंड कश्मीर इशू को और भी ज़्यादा एस्केलेट करे और इससे पाकिस्तान को फेवर उस मुद्दे पे करे। तो ये प्रॉब्लम हो सकता है, आगे हम लोग को देखने की इसकी वजह से हो सकता है कि हो। फिर हमारा जो ऑल टाइम टेस्टेड फ्रेंडशिप है रसिया के साथ में, वो इसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकता है। फिर आपका अमेरिका फर्स्ट वाला पॉलिसी उन्होंने स्टार्ट किया था डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पे, तो ये इंडिया के इंटरेस्ट को थोड़ा सा साइड लाइन कर सकता है। फिर क्या जो ग्लोबल इश्यूज हैं उससे हो सकता है कि डिस्ट्रैक्शन हो, जैसे रसिया यूक्रेन क्राइसिस चल रहा है, ये वाला चीज़ संभावित है। अब ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, इम्पॉर्टेंट क्यों है उसमें हम लोगों ने कुछ कुछ बातें अभी देखे भी, जैसे इसमें और भी कुछ जो पॉइंट्स हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। एक तो ये क्या है कि जो चाइना का CPEC है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो आपका हमारे इंडिया के पाक अधिकृत कश्मीर है वहाँ से होके गुजरती है और BRI का ही पार्ट है CPEC, तो उसको काउंटर करने के लिए क्वाड एक इम्पॉर्टेंट ग्रुपिंग के तौर पे उभर सकता है। फिर इंडिया जो है पूरे इंडियन ओशियन रीजन में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में खड़ा हो सकता है इसकी मदद से। फिर क्या है कि इंडिया का जो ग्रोइंग इम्पॉर्टेंस है ग्लोबल अरेना में वो इससे दिखता है। दुनिया जो है मल्टीपोलर वर्ल्ड दिख रहा है कि मल्टीपल पॉइंट्स हैं। और नेक्स्ट क्या है कि यहाँ पे काउंटर करके आप सीधा सीधा वहाँ पे दिखा रहे हैं कि हम लोग जो है आपका जो जम्मू कश्मीर से हमारा गुजर रहा है आपका चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसके क्लियर कट अगेंस्ट में है, तो वो हमारी सॉवरेनिटी को इन्फोर्स करने के लिए भी एक पॉइंट रहेगा। अगला क्या है कि हमारा वैक्सीन डिप्लोमेसी, वैक्सीन मैत्री के तहत में हम लोग कोविड वैक्सीन काफ़ी सारी कंट्रीज़ को प्रोवाइड कराए हैं, तो इसके भी सक्सेस के लिए ये चीज़ ज़रूरी है। तो इससे आपका वैक्सीन डिप्लोमेसी के साथ साथ में जो इंटरनेशनल गुडविल है वो हम लोग अर्न कर सकते हैं इसके थ्रू। फिर आपका टेक्नोलॉजी एडवांस का बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, जैसे USA का टेक्नोलॉजी काफ़ी अच्छा है, जापान की टेक्नोलॉजी काफ़ी अच्छा है, तो वो हमारी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित हो सकता है। फिर आपका साइबर से थ्रेट एंड सिक्योरिटी, ये वाला चैलेंज नया प्रॉब्लम है, काफ़ी ज़्यादा साइबर सिक्योरिटी वाला प्रॉब्लम अभी देखने को मिल रहा है जिसमें स्टेट भी अटैक कर रहा है। तो साइबर वारफेयर अगर होता है तो उस कंडीशन में वहाँ पे भी कॉपरेशन की आवश्यकता है। स्पेशली जो लिखा गया एग्जाम्पल में कि सप्लायर डाइवर्सिफिकेशन ऑन 5G टेक्नोलॉजी, जो हुवई वाला मुद्दा मैंने आपको बताया, तो वो डाइवर्सिफिकेशन करने की आवश्यकता यहाँ पे है। आगे आते हैं हम लोग, तो इसमें वे फॉरवर्ड क्या है, हम लोग कैसे आगे बढ़ें। तो हम लोग जो प्रिंसिपल अपना लेके चल रहे हैं, फ्री एंड फेयर ओपन ट्रेड ऑर्डर, ये हम लोग जो ग्लोबल ऑर्डर जिस बेसिस पे चाह रहे हैं कि रूल बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर हो, वो चीज़ को हम यहाँ पे फॉलो करते रहें। इससे अगर कोई भी इस तरीके का प्रॉब्लम अगर क्रिएट होता है उससे अगेंस्ट वाली बात, तो हम लोग ग्रुपिंग में बहुत ज़्यादा ये नहीं कि फॉर्मल टाई अप नहीं है, रूल बेस्ड जब तक चलता रहेगा तब तक हम लोग इसमें टाई अप में रह सकते हैं, जो कि जो भी मेंबर्स हैं उन सब के फ़ायदे के लिए हो। नेक्स्ट क्या है कि हमारा डिफरेंट जो मल्टीपल ग्लोबल पावर्स हैं उनके साथ में टाइज को बैलेंस करते हुए आगे बढ़ना है। जैसे हम लोग का
रसिया और यूएसए दोनों के साथ में अच्छा रिलेशनशिप रहता है। इसी वजह से हम लोगों ने S-400 जो मिसाइल परचेज किया वो इस वजह से हम लोग ले पाए। नेक्स्ट है आपका स्ट्रेंथनिंग ब्लू डॉट नेटवर्क। तो ब्लू डॉट नेटवर्क एक्चुअली ये यूएसए का इनिशिएटिव है, स्पेशली टू काउंटर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ऑफ चाइना। इसी के तहत में बेल्ट रोड ब्लू डॉट नेटवर्क के साथ साथ में IPEF भी है, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, वो भी लगभग सेम लाइन का ही चीज़ है। तो वो भी हम लोग आगे फॉलो कर सकते हैं BRI इसको काउंटर करने के लिए। नेक्स्ट क्या है कि फॉर्मलाइजेशन ऑफ क्वाड, ये जो है हम लोग को बेहतर पोजीशन दे सकता है। रेगुलर इसका समिट हो, रेगुलर उसकी जो भी समिट्स होते हैं, जो आउटलाइंस होते हैं, ये चीज़ बिल्कुल क्लियर करके दिया जाए। और साथ में क्या है कि और भी लाइक माइंडेड कंट्रीज़, पांचवा पॉइंट ये हो जाएगा कि जो भी लाइक माइंडेड कंट्रीज़ हैं उनको हम लोग इस ग्रुपिंग में शामिल करें, स्पेशली जो चाइना को काउंटर करना चाह रहे हैं। अगर हम लोग इसी का एग्जांपल ले लें आसियान कंट्रीज़ का, तो वहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो कि जिनका कि चाइना के साथ में टेरिटोरियल डिस्प्यूट और बाकी सारा प्रॉब्लम है, जैसे आपका वियतनाम का है, फिलीपींस का है। तो इन सारे कंट्रीज़ को इस ग्रुपिंग में शामिल किया जा सकता है। तो ये हो गया आपका क्वाड के बारे में। अब आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक I2U2। तो I2U2 में 2 I है, 2 U है। तो 2 I है आपका इंडिया और इजराइल, 2 U है USA एंड UAE। इसको वेस्ट एशियन क्वाड या फिर न्यू क्वाड के नाम से भी जाना जा रहा है। ये जो ग्रुपिंग अभी चल रहा है इंटरनेशनल फोरम फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इसके तौर पे चारों कंट्रीज़ ने अपनी मीटिंग की है और मेनली ऑब्जेक्टिव इसका इकोनॉमिक पार्टनरशिप को स्ट्रेंथन करना है। मेनली 6 सेक्टर को टारगेट कर रहा है ये। पहला आपका एनर्जी सेक्टर है, सेकंड में ट्रांसपोर्टेशन, थर्ड वाटर, चौथा स्पेस, पांचवा हेल्थ और छठा जो है फूड सिक्योरिटी है। तो बेसिक जो चीज़ें हैं वो हम लोग पहले देख लेंगे। तो आपका जो I2U2 ये ग्रुपिंग है, इस ग्रुपिंग में जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि इजराइल और UAE ये दोनों कंट्री साथ में आई है। जनरली जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वो इजराइल के अगेंस्ट में रहती हैं, लेकिन अब्राहिम अकॉर्ड साइन होने के बाद से इजराइल के साथ में फॉर्मल रिलेशन UAE का शुरू हो चुका है और उसी का एक एग्जाम्पल ये है। नेक्स्ट ये है कि इस ग्रुपिंग में जो है थोड़ा बहुत बदलाव अब हम लोग को देखने को मिल रहा है मिडिल ईस्ट में। अगर इम्प्लीकेशन देखें तो कि मिडिल ईस्ट थोड़ा बहुत बदलता दिख रहा है। इसमें क्या है कि अब जो है जैसे जो भी रीजनल पावर हैं, इजराइल या फिर जो भी जो कंट्रीज़ हैं, वो अब इस मिडिल ईस्ट में अपने इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए नए तरीके से ग्रुपिंग करते दिख रहे हैं। जैसे इंडिया का यहाँ पे बहुत ज़्यादा रोल पहले नहीं हुआ करता था, सिवाय ऑयल परचेज करने वाला एक कंट्री के तौर पे। अभी जो है इंडिया को इस ग्रुपिंग में शामिल करने का मतलब ही दिख रहा है कि इंडिया हैज़ ए बिगर रोल टू प्ले इन द रीजन। यूएस भी इस चीज़ को रिकॉग्नाइज कर रहा है। नेक्स्ट क्या है कि ईरान के साथ में अभी चाइना और रसिया वो अभी जुड़ता दिख रहा है। तो वो भी इस चीज़ का एक बदलाव का कारण दिख रहा है, क्योंकि ईरान जो है अभी USA और वेस्टर्न कंट्रीज़ के बहुत अच्छे टर्म्स में नहीं है। तो इस वजह से चाइना और रसिया ने उनको अपने साथ में लेने की कोशिश की है। जबकि इंडिया का ईरान के साथ में भी रिलेशन है, इजराइल के साथ में भी रिलेशन है, मोस्टली जितने भी मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ हैं सबके साथ में बेहतर रिलेशन है। तो ये थोड़ा सा बदलता हुआ जो सिनारियो है उसको दिखा रहा है। तो पहला इम्प्लीकेशन देख लिया हमने। सेकेंड है आपका डी-हाइफेनेशन। जो डी-हाइफेनेशन का पॉलिसी इंडिया ने स्टार्ट किया था 2014-15 के आसपास में, उसमें ये चीज़ था कि जो हम लोग पैलेस्टीन इजराइल जो कंट्रीज़ थी ये दो, तो इसको हम लोग एक ही लेंस से देखते थे कि अगर इजराइल से बात करना है तो उसमें पैलेस्टीन का मुद्दा आ ही जाता था। इसको 2014-15 में हम लोगों ने डिहाइफेनेट कर दिया था। तो एक तो डिहाइफेनेशन का मतलब यह है कि अगर हमको बात करना है तो इजराइल से हम लोग डायरेक्टली बात कर सकते हैं, पैलेस्टीन से अलग बात करेंगे, तो उसमें कोई इसमें मिक्स करने वाली बात नहीं थी। फिर नेक्स्ट आपका UAE और इजराइल जो कि ट्रेडिशनली आपका दुश्मन ही था, तो वो भी साथ में आ रहे हैं। तो वो भी अब उस चीज़ को डिहाइफेनेट कर रहे हैं, जो भी ट्रेडिशनल इश्यूज़ हैं उसको पीछे छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट आपका क्या है कि USA ने इस जगह पे इंडिया को
जगह दी है। ये भी दिख रहा है कि जो चाइनीज़ इन्फ्लुएंस है उसको काउंटर करने के लिए इंडिया को एज ए अलाई कंट्री के तौर पे यूएसए देख रही है, बनाना चाह रही है। तो वो भी इंडिया के ग्रोइंग इम्पोर्टेंस को दिखाता है। नेक्स्ट क्या है आपका कि जो भी जो क्रूड ऑयल हम लोग लाते हैं मोस्टली हमारा मिडिल ईस्ट से इंपोर्ट होता है, तो उसमें भी हम लोग नए नए सोर्सेज से हम लोग लेके आ सकते हैं। फिर इन्वेस्टमेंट का एक अपॉर्चुनिटी नया क्रिएट कर रहा है कि यूएई से इन्वेस्टमेंट हमारे कंट्री में आ सकता है। हमारा स्ट्रेटजिक ऑयल रिजर्व वो हम लोग इस्टेब्लिश कर सकते हैं, और भी नए नए लोकेशन पे 4-5 जगह पे है, और भी नया हम लोग इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो ये सारी बातें यहाँ पे हैं। इसके तहत में क्या है कि हम लोग को इन्वेस्टमेंट के तौर पे अगर एग्जांपल देखें तो यूएई से हमारे कंट्री में इन्वेस्टमेंट के लिए उन्होंने $2 बिलियन कमिट किया है, और ये 2 बिलियन इन्वेस्ट होगा इंटीग्रेटेड फूड पार्क के डेवलपमेंट में। तो इस तरीके का काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट का अपॉर्चुनिटी यूएई से हम लोग को मिल रहा है। तो ये सिर्फ जो है ऑयल तक लिमिटेड नहीं है, ये सारी कंट्रीज़ के साइड से जो हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट है आपका सोलर और विंड एनर्जी सेक्टर में भी यहाँ से आने की संभावना है, वो देखने को हमको मिल रहा है। तो ये वाला टॉपिक में इतना था। नेक्स्ट आपका टॉपिक है आपका ऑकस। ऑकस जो है इसमें 3 कंट्रीज़ हैं, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएसए। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, मेनली आपका ट्राइलेटरल सिक्योरिटी पैक्ट है तीनों कंट्री जो मैंने नाम लिया उसके बीच में। और अगर इसका ऑब्जेक्टिव के तौर पे देखें तो ऑब्जेक्टिव इसका ये है कि जो इंडियन ओशियन है उसको चाइनीज़ डोमिनेंस से बचाना है, और जो पोस्ट 1945 ग्लोबल ऑर्डर है उसको प्रोटेक्ट करना है। इसमें जो यूएसए और यूके हैं ये दोनों मिलके ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन वो सप्लाई करेंगे, और साथ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दिशा में भी मदद करेंगे। तो ऑकस में मेनली यही चीज़ है। और ये सबमरीन जो है ऑस्ट्रेलिया पहले फ्रांस से लेने वाला था, अब फ्रांस को साइड लाइन करके यहाँ पे यूएसए और यूके यहाँ पे बीच में घुस गए हैं। तो इससे फ्रांस जो है काफ़ी ज़्यादा नाराज़ भी चल रहा था, काफ़ी सारे ग्रुपिंग से वो उन्होंने वापसी ले ली थी। बट ऐसे ही इसमें कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं, अभी कुछ ज़्यादा डेवलपमेंट भी नहीं है, तो इतना ही जानकारी है। तो ये तो आपको जानकारी वाली पार्ट हो गई। अब अगला है आपका कि क्वेश्चन इस पे आप लोग प्रैक्टिस करें। तो पहला क्वेश्चन आपका क्वाड पे है। ये जो क्वाड वाला क्वेश्चन है इसको मैं पढ़ देता हूँ कि इंडिया इज बेटिंग बिग ऑन क्वाड फॉर बेनिफिट्स ऑन मल्टीपल फ्रंट्स, डिस्कस द अपॉर्चुनिटीज़ एंड इम्प्लीकेशन फॉर इंडिया विथ रिस्पेक्ट टू क्वाड। इंडिया जो है बहुत सारे फ्रंट पे क्वाड से जो फ़ायदा मिलने वाला है उस पे दाव अपना खेल रहा है। इससे क्या अपॉर्चुनिटी मिलेगा इंडिया को और इसका क्या इम्प्लीकेशन होगा, क्या इसका फाइनल रिजल्ट होने वाला है, क्या आउटकम होने वाला है क्वाड के साथ अगर इंडिया बढ़ता है तो ये आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट आपका I2U2 का क्वेश्चन है। ये है कि न्यूली ग्रोइंग I2U2 इज बीइंग टर्म्ड एज न्यू क्वाड। It shows the growing importance of India in the Middle East and global arena. Discuss. ठीक है, ये मतलब कि जो I2U2 डेवलप हो रहा है नए क्वाड के तौर पे इसको टर्म दिया गया है। ये इस ग्रुपिंग में भारत को रखा जाना भारत के बढ़ते हुए महत्व को दिखाता है, पूरे मिडिल ईस्ट और जो वैश्विक स्तर पे भारत के बढ़े हुए महत्व को दिखाता है। इसको आपको डिस्कस करना है। ये 2 क्वेश्चन हैं, दोनों क्वेश्चन को आप लोग अटेम्प्ट करें। अटेम्प्ट करने के बाद आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे आप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल ज्वाइन करके आप आंसर लिख के पोस्ट कर सकते हैं। पोस्ट करने के बाद आपको जो है इवैल्यूएशन भी साथ साथ उस ग्रुपिंग पे ही आपको मिल जाता है। जो भी कमी होगी, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है, कुछ और आप इनोवेशन कर सकते थे, तो वो सारी चीज़ें आपको उसमें बता दी जाएंगी। जैसे इसी वाले क्वेश्चन में आप मैप वगैरह इस तरीके का अगर कुछ यूज करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। वो हम लोगों ने पीपीटी में शामिल नहीं किया है। हम लोग चाहते हैं आप लोग के साइड से कुछ नया इनोवेशन
आंसर में देखने को मिले। इसके अलावा हमारा चैनल सिद्धि IAS PCS इसी तरीके से BPSC के लिए और भी टॉपिक्स IR कवर करेंगे। इकोनॉमी का सीरीज चल रहा है, उसमें थोड़ा सा और भी टॉपिक बचा हुआ है, उसको हम लोग करेंगे। उसके अलावा साइंस एंड टेक का पोर्शन है, वो हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं, हम लोग इसको टारगेट करके चलेंगे। तो आज का जो वीडियो है इसमें इतना ही है। जो भी पढ़ने लिखने वाले लोग हों उनको आप BPSC स्पेसिफिकली जो प्रिपेयर कर रहे हों उनको वीडियो आप शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दैट्स ऑल वी हैव फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।